तो मेरे लिए हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ टेनरीज ज्यादा है तो ऑक्सीजन कम है, तो इसी को तो कह रहे हैं हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन प्रोडक्टिविटी। अगर आप Yes, गांव चले जाएंगे तो वहाँ पोल्यूशन कम मिलेगा, एयर अच्छी मिलेगी, बाकी फैसिलिटीज मिले ना मिले लेकिन पोल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा मिलेगा, सब कुछ ज्यादा मिलेगा, पोल्यूशन, बीमारी, सब कुछ ज्यादा मिलेगा। बात समझ गए? yes, तो वो देखा जा रहा है प्रोडक्टिविटी कितनी है। दूसरी बात देखा जाएगा प्रोडक्टिविटी के बाद डिकम्पोजिशन कितना हो रहा है, कितनी चीजें हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मैम बात समझ आप गए? इसमें किस लिखवाएंगी लेवल से या फिर हम डिकम्पोजिशन हो इसे रहा है? ऐसे लिख दें एक के बाद एक? नहीं, ये पहले अभी ऐसे एक के बाद एक लिखो, इसके आगे डिटेल हम लिखवाएंगे ना, जो प्रोडक्टिविटी डेफिनेशन है वो आगे लिखवाएंगे कि नेट प्रोडक्टिविटी कितनी है, कॉमन प्रोडक्टिविटी कितनी है, डिकम्पोजिशन तो लिखवा ही चुके हैं। डिकम्पोजर किसी भी चीज को अगर अपने फॉर्मेट में चेंज करना है तो वो डिकम्पोजिशन है, डिस्ट्रॉय करना है वो डिकम्पोजिशन है, प्रोड्यूस करना है प्रोडक्टिविटी है, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। बात समझ गए? Yes, मैम। उसके बाद नेक्स्ट लिखो एनर्जी फ्लो। उसके बाद नेक्स्ट लिखो एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, बात समझ गए? यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कितनी है, कौन किसको खा रहा है। ग्रास को किसने खाया, जिसने ग्रास को खाया उसको किसने खाया, जिसने इसको खाया उसको किसने खाया। यानी हम लोग की एक फूड चेन बनती जा रही है। हम हर्बीवोरस है तो हर्बीवोरस, ये हर्ब लगी है, हर्बीवोरस को कौन खाएगा, तो जितनी इसके पास एनर्जी है उसकी 10% इसके पास जाएगी, उसकी 10% इसके पास, उसकी 10% इसके पास, सबकी 10%, जितनी मेरी एनर्जी उसका 10% आपके पास जा रही है। बात इतनी समझ में आ रही है? हम Yes, सनलाइट भी पूरी अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, प्लांट के पास जितनी एनर्जी वो पूरी नहीं ले सकते हैं, प्लांट अपने पास एनर्जी बचाएगा ना। नॉर्मल सी बात है, जितना पैसा मेरे पास है वो सब तो आप ले नहीं सकते हो, उसका कुछ पार्ट ही आप यूज कर सकते हो, अनदर पार्ट आप यूज नहीं करोगे। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? yes, मैम। इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी फ्लो, और इसका ही दूसरा नाम है ट्रॉफिक लेवल। या भी जब एनर्जी फ्लो अलग से शॉर्ट नोट लिखवाएंगे तब उसमें ट्रॉफिक लेवल लिखना, अभी यहाँ पर एनर्जी फ्लो लिखो। उसके बाद नेक्स्ट लिखो न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, बात समझ गए? न्यूट्रिएंट साइकिल समझ में आ गया कि हमको क्या देखना है स्ट्रैटिफिकेशन में, लेयर फॉर्मेशन में देखना है। तो हम देख क्या रहे हैं कि हमको किसी भी इकोसिस्टम का जो यूनिट है वो कंपोनेंट का फंक्शन और स्ट्रक्चर है। एक कंपोनेंट और कंपोनेंट के स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो हम देखेंगे अपने इकोसिस्टम में यानी अपने एनवायरमेंट में देखेंगे कि जितने लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, प्रोड्यूस तो हो रहा है, डिकम्पोजिशन किस लेवल का हो रहा है। ऐसा तो नहीं जैसे एनीमिया वाली केस पढ़ाई थी कि आरबीसी डिस्ट्रॉय ज्यादा हो रही, बन नहीं रही है, तो एनीमिया हो रही थी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी। फिर एनर्जी फ्लो देखेंगे, किसके पास कितनी एनर्जी जा रही है। ऐसा तो नहीं कि एनर्जी एक के पास चली गई दूसरे के पास ट्रांसफर ही नहीं हो पा रही है। तीसरा हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल यानी हम लोग जो चीज लेते हैं वो साइक्लिक वे में चलती रहती है, हमने खाया, यूज किया, डाइजेस्ट किया, एक्सक्रीट आउट किया, फिर प्लांट ने लिया, फिर प्लांट से हमारे पास गया, तो ये जो साइक्लिक वे है वो न्यूट्रिएंट साइकिल है। बात समझ गए? Yes, मैम। बात समझ गए कि नहीं समझ Yes, गए? मैम। इतनी बस बात समझ में आ रही है? रिया आ गई क्या? यस मैम। नालायक। देखो अब फर्स्ट हेडिंग डालो प्रोडक्टिविटी, फर्स्ट हेडिंग डालो प्रोडक्टिविटी। यानी अब हमको देखना है क्या कि प्रोडक्टिविटी के बारे में क्या पढ़ना है। लिख ले, समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, मैम आ रहा है। समझ, प्रोडक्टिविटी लिखो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। इसका मॉड्यूल है ना आप लोगों के पास? इकोसिस्टम का मॉड्यूल लिया है कि नहीं लिया है? मैम अभी नहीं लिया हम लोगों ने। हाँ तो ले लेना। द रेट ऑफ मैम बायोमास किसका? प्रोडक्शन इज कॉल्ड, ये इकोसिस्टम का, ओ इकोसिस्टम गुड जो मॉर्निंग पढ़ रहे मैम। हो। गुड मॉर्निंग स्नेहा, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई तुमसे। मैम कल हुई थी। इतना मारेंगे ना दिमाग सही हो जाएगा, कल हुई थी, कल चले गए थे बीच क्लास में लेफ्ट करके। मैम लास्ट में मैम। हाँ वही,
मैम लिखो मेरा ना द मैम वो रेट, चार्ज नहीं था आज। हाँ फोन बताया था शायद किसी। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन यानी जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। यानी बायोमास का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई चीज कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूसर कितनी चीज बना सकते हैं, वो है प्रोडक्टिविटी। बात समझ गए? प्रोडक्टिविटी का तो क्या मतलब समझ लिखना है गए? उसमें, प्रोडक्टिविटी में क्या लिखना है? हाँ प्रोडक्टिविटी में लिखो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, यानी किसी भी चीज के प्रोडक्शन का जो रेट है दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। किसी भी प्रोडक्शन का जो रेट है दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। It is expressed in term of it is expressed in term of ये लिखना है, ये रिप्रेजेंट होती है ग्राम पर ईयर, यानी पर ईयर कितने चीज बन रही है। जैसे हम लोग कहते हैं ना इस साल गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा हुई है, गेहूं बहुत ज्यादा पैदा हुआ है, तो हमको कैसे पता? तो हमने बायोमास प्रोडक्शन निकाला है कि गेहूं के प्रोडक्शन का रेट कितना है, ये बात हमने निकाली है। पर मैम तो ये जो हमको पता ग्राम चला कि में, ग्राम पर, मैम ये जो ग्राम में -2 में क्यों है? नहीं पर ईयर है ना, पर ईयर। तो मैम तो तो फिर ये जब तो हम ऐसे हो वो ना लिखते पर हैं ना ग्राम पर ईयर, ऐसे होगा ना मैम, पर ग्राम पर ईयर क्यों होती है? हाँ पर ग्राम पर ईयर, पर ग्राम पर ईयर कितना हुआ, क्योंकि हम पूरे ईयर का तो निकाल नहीं सकते, हमको प्रोडक्शन नहीं पता चलेगा। यस जैसे मैम। इस साल अगर हम कहें कि इस साल सीएफसी का प्रोडक्शन कितना रहा है, सीएफसी का प्रोडक्शन कितना रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने कोरोना की वजह से फ्रिज भी कम चलाया है, पानी कम पिया है ठंडा, क्योंकि ठंडे पानी से प्रिकॉशन था, तो पानी कम ठंडा पिया है। और अगर इससे पहले जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती थी तो हर स्कूल चलता था और स्कूल में एसी चलते थे और वाटर कूलर भी चलता था, तो हम लोगों ने आधा धुंध ठंडा पानी पिया है। तो इस साल जो सीएफसी का प्रोडक्शन है अदर साल से कम हुआ है, ये तो पॉल्यूशन की बात हो गई, इसीलिए ओजोन जो ग्लोबल वार्मिंग है थोड़ा कम है। मतलब पहले जब हम लोग इससे पहले साल में थे तो जब दोपहर में जून में निकलते थे कोचिंग से तो ऐसा लगता था जैसे आग बरस रही है, तपता था, मुंह में लपट जैसी लगती थी। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जून तो पूरा घर में निकल गया, जो गर्मी का टाइम था वो पूरा घर में निकल गया और अब आ गया सर्दी का टाइम। बात समझ और गए? मैम इस बार तो वो लू भी नहीं चली, लू जो बोलते हैं उसको। हाँ तो लू इसीलिए तो नहीं चली, लू चलेगी, एटमॉस्फेयर गर्म होगा या ठंडा होगा वो तो क्या ग्लोबल वार्मिंग पे डिपेंड करता है। जितनी रोड में गाड़ियां चलेंगी उतना पोल्यूशन ज्यादा होगा। जब पूरा कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया, बिल्कुल बाहर निकलने पे डंडे पड़ने लगे, तो लोग घर में रह गए और जो निकले भी वो पैदल निकले, तो गाड़ियां तो बिल्कुल बंद हो गई। तो कहां से ग्लोबल वार्मिंग होगी, कहां से लू चलेगी, कहां से सनलाइट का इतना प्रोडक्शन होगा, और कैसे तुमको पता चलेगा कि लू चली कि नहीं चली? क्योंकि हम तो घर में थे, हमको इतना डर था कोरोना का कि गेट के बाहर भी बहुत सारे लोग नहीं निकलते थे, मार्च का नहीं जो मैम, हम तो लॉकडाउन था। निकलते थे मैम, हमारा तो नहीं मैम घर खुला हुआ है ना मैम गाँव में। नहीं नॉर्मल सी बात है, मतलब गाँव में तो लोग निकलते थे तो इतनी लू नहीं चली क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कम हुई। मैम बिल्कुल ही नहीं पैदावार चली में भी थी इस बार। इस बार बिल्कुल नहीं चली है, इस बार गर्मी भी उतनी नहीं पड़ी है। अभी बीच में 2-3 दिन बहुत गजब की गर्मी थी, लेकिन इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी पड़ती थी हर साल, क्योंकि गंगा जी साफ हो गई, नदी नाले साफ हो गए, जहाँ ये कचरा जमा हो रहा था वो सब साफ हो गए, क्योंकि कई जगह प्रोडक्शन रुक गया, कई लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। बात समझ रहे हो? तो ये और सारी मैम चीजें वो जो आई। ओजोन, अपनी जो ओजोन लेयर है ओजोन उसका जो ओजोन होल लेयर हो थी गया वो था मैम, पतली हो वो भी रही भर थी। गया उससे, वो भी हाँ भर गया वो भी पूरा। थोड़ा पूरा भरा नहीं है, पूरा भरा नहीं है, बस ओजोन की जो लेयर थिन हो रही थी वो थोड़ा थिक हो गई है। ओजोन नहीं मैम, मैंने डिप्लेशन का नेट क्या पे मतलब देखा है? था, भर गई वो नहीं, शायद। थिनिंग ऑफ ओजोन डिप्लेशन इतना दिनों से हमने कॉज कर रखा है, हम 8 महीने नहीं चले, 3 महीने नहीं चले तो ओजोन लेयर हम भर ले, इतनी हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। हमने 3 महीने पूरा काम को बंद कर दिया तो हम सीएफसी बंद नहीं कर पाए, क्योंकि घरों में एसी चलना बंद नहीं हुए,
CFC तो प्रोड्यूस हो रहा था, हर घर में फ्रिज चल रहा था, एक यही व्हीकल तो नहीं चल रहे थे, ऑफिसेज ही तो बंद थे, तो ओजोन डिप्लेशन कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, भरा नहीं है। बात समझ गए? उसके बाद क्या है, अब हमारा देखेंगे ये सब इन्वायरमेंटल जो डिस्टर्बेंस था उससे प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। गेहूं किस साल ज्यादा हुआ है, आलू किस साल ज्यादा हुआ है, टमाटर किस साल ज्यादा हुआ है, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। बात समझ गए? अगर हम लोग कहते हैं हम लोगों को इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके चलना है, यानी जो अगर हम किसी को चेन से जुड़े हुए हैं तो वो चेन बनना जरूरी है, अगर वो चेन नहीं बनी तो डिस्टर्बेंस यहीं आ जाएगा। हमारा रेस्पिरेशन जरूरी है, CO2 का छोड़ना जरूरी है, CO2 का प्लांट का लेना जरूरी है, प्लांट उतने होने चाहिए कि CO2 का यूज कर सके, अगर प्लांट कम CO2 ज्यादा है तो एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो जाएगा। तो हर चीज का बैलेंस मेंटेन होना जरूरी है। गेहूं इतने लोग हैं खाने वाले, तो गेहूं की पैदावार इतनी पर ईयर होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो उसी को कहते हैं लेस प्रोडक्टिविटी। बात समझ गए? खपत ज्यादा और उपज कम। बात समझ गए? बात समझ में आ रही कि नहीं यस मैम। बच्चों? Yes, बात समझ ma'am. में आई कि नहीं आई? कि अगर हम कहते हैं कि खपत ज्यादा आ गई ना, कि खपत ज्यादा यानी अगर हम इसको इकोनॉमी में ले आए तो लोग ज्यादा कमाने वाला एक, तो खर्चे तो सबके होंगे, और यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी वो कम हो गई कि नहीं, क्योंकि हम कमाकर एक लोगों को पाल सकते हैं, हम कमा के 10 लोगों को नहीं पाल पाएंगे। पाल पाएंगे? अगर 10 फैमिली है तो 10 रिक्वायरमेंट है, सबकी सेम रिक्वायरमेंट है, तो सबकी सेम रिक्वायरमेंट का मतलब सब अर्निंग हैंड हो तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन है, अगर अर्निंग हैंड नहीं है तो यहाँ टेंशन है। बात समझ गए? हमारा Yes, हर कुछ ma'am. जरूरी है, अगर प्रोडक्टिविटी जरूरी है, हमारा रहना जरूरी है, तो हमारा सांस लेना जरूरी है, और हमारी CO2 का प्लांट को यूज करना भी जरूरी है। अगर हम प्लांटेशन को हटा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर दे रहे हैं, तो CO2 कहाँ जाएगी? CO2 कोई ना कोई लेगा ना। अब जब CO2 कोई लेगा नहीं तो एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होगी, उसी से जब गर्मी पड़ रही तो सर्दी पड़ रही, जब सर्दी पड़ रही है तो कोहरा पड़ रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये इतने तरीके के जो स्टॉर्म आ गए हैं, भुज, कैटरीना, और पता नहीं कौन कौन से कैटरीना भी US में आ गया था, वो सब क्या है? डिस्टर्बेंस ही तो है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। अगर हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो नेचर हमको छोड़ेगी Yes, नहीं फिर। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हम सोचते हैं कि हम एक प्लांट लगा दिया तो जग जीत गया, एक प्लांट लगा दिया तो जग जीतने लिए, प्लांटेशन खत्म हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्री बढ़ रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो लोगों को नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए फैक्ट्री बने, तो जब फैक्ट्री बनेगी तो लोग नौकरी करेंगे, जब फैक्ट्री बनेगी तो उससे धुआं निकलेगा, तो धुआं निकलेगा तो वो हम भी लेंगे और प्लांट भी लेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ? इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया। yes, ma'am. यानी हर एक रहने वाला इंसान यहाँ एक दूसरे से इफेक्टेड है। अगर बैक्टीरिया ज्यादा हो गए तो भी हम प्रॉब्लम में हैं, अगर वायरस ज्यादा हो गए तो प्रॉब्लम, अभी देख ही रहे हो कि महामारी फैल गई थी ये कोरोना वाली, क्योंकि नीड नहीं, हम उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, नेचर उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है, और जिस चीज को नेचर अडॉप्ट नहीं कर रहा उस चीज के साथ हम सर्वाइव कैसे कर सकते हैं? बात समझ रहे हो? Yes, ma'am. आ गया। आ गया ना? उसके बाद देखो, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्टिविटी, जिसको एक्सप्रेस कर रहे हैं पर ग्राम पर ईयर, यानी एक ईयर में कितने ग्राम ग्रो कर रही। ठीक? Yes, ma'am. अब लिखो, इट इज यूज्ड टू कंपेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। इट इज यूज्ड टू कंपेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। इट इज यूज्ड टू कंपेयर productivity of different ecosystem. Productivity of different ecosystem. It is used To compare productivity of different ecosystem. Productivity of different ecosystem. हो अब गया, देखो, हो गया। कोई भी इकोसिस्टम होगा उसकी बेसिक नीड्स जो हैं वो सिमिलर होंगी, यानी अगर हम दो लोग रह रहे हैं तो उनकी जो बेसिक नीड है वो हम दोनों लोगों की सिमिलर है कि नहीं है? Yes, ma'am. रोटी कपड़ा मकान सिंपली देखें तो सबको खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है कि नहीं? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कौन आ गया हमारा? फूड। शेल्टर है तो छत भी चाहिए,
फूड, शेल्टर और तन ढकने के लिए कपड़ा, ये तो बेसिक नीड्स है। और अगर यहाँ 100 लोग रह रहे हैं तो उनकी बेसिक नीड्स तो चेंज हो नहीं जाएंगी, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बिल्कुल सड़क छाप हो, पहनेगा तो वो भी कपड़ा ही। तो बेसिक नीड्स सेम होती हैं। अगर हम डिफरेंट इकोसिस्टम को भी कंपेयर करें तो डिफरेंट इकोसिस्टम की बेसिक नीड्स भी और प्रोडक्टिविटी भी डिफरेंट होनी चाहिए। कहीं लोग ज्यादा है तो वहाँ अन्न की खपत ज्यादा है, कहीं लोग कम है तो वहाँ अन्न की खपत कम है, लेकिन प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, प्रोडक्टिविटी उतनी है, खर्चे बढ़ गए हैं। बात समझ गए? यस मैम। बात समझ गए? अब लिखो, अब इसके अंदर सब हेडिंग डालो, सब हेडिंग डालो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डाल लिया? प्राइमरी Yes, sir. प्रोडक्टिविटी लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, it is the amount of biomass produced per unit area, यानी पर यूनिट एरिया में। अब हमने क्या लिया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में पर यूनिट एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको निकाल लिया। तो मैम ये मींस वो ईयर था, ये एरिया हो गया। हाँ वो ईयर था। अब ईयर के बेसिस पे हम निकाल नहीं पा रहे तो हमने क्या किया, ईयर के बेसिस पे हमको टफ पड़ रहा है कि भाई अगर कोई फसल है, कोई क्रॉप है, वो 6 मंथ का सीजनल क्रॉप है, यानी गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोया गया। जब हम लोगों ने वर्नलाइजेशन पढ़ा होगा तो 2 टाइप के गेहूं मिलाकर बोए जाते हैं। तो अब गेहूं, इस समय गेहूं खड़ा है, धान खड़ा है, काटना है, तो हमको अब क्या करना है कि मेरे पास कितनी खेती है, तो पर यूनिट एरिया हमने डिवाइड कर लिया, यानी एक गांव है उसमें कितने खेत, और पर खेत यानी पर फील्ड कितना गेहूं प्रोड्यूस हो रहा है। यानी हम बोएंगे, अगर बो रहे हैं तो कुछ डिस्ट्रॉय भी करेगा, कुछ जानवर खा लेंगे, उसके बाद नेट बचा कितना, तो वो नेट प्रोडक्टिविटी हो गई। सब कुछ यूज होने के बाद हमने कितना बचा लिया, कितना गेहूं हम बोरे में भर के ले आए, तो दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, पर यूनिट एरिया निकालें, फिर और बड़ा निकालें, फिर और बड़ा निकालें, तब हम नेट प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे। बात समझ गए? यस सर। बात समझ रहे हो ना? लिखो, it is the amount of biomass produced per unit area in a given time period, in a given time period। ऐसा नहीं कि हमने आपसे कहा कि बेटा एक चैप्टर लिखना है, और एक चैप्टर लिखने का टाइम भी डिसाइड कर दिया कि बेटा 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है। बात समझ गए? एक चैप्टर 1 दिन, तो ये क्या हो गया, पर यूनिट टाइम पीरियड, यानी आपके साथ टाइम बंध गया है कि आपको एक एनसीईआरटी के लिए 15 दिन दिए गए हैं, तो आपको 15 दिन के हिसाब से 22 चैप्टर तैयार करने हैं। अब आप डिवाइड कर लिए कि पर डे आप कितने चैप्टर तैयार कर सकते हैं, तो डिसाइड हो गया। बात तो मैम समझ ये जो गए? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है पूरे कंट्री के लिए सेम होगी ना, पर टाइम और पर वो पर टाइम। हाँ, हाँ पर यूनिट एरिया, लेकिन डिपेंड करता है कि जैसे मेरी सॉइल है, हमने खेती करी, यहाँ पे फर्टिलिटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो खेती करते हैं तो इंडियंस में क्या है कि वो देसी मेथड से करते हैं। फार्मर जो है वो यहाँ के इलिटरेट हैं, और जब अगर पढ़ा लिखा इंसान खेती करता है तो कम टाइम पे कम जगह में पैदावार ज्यादा कर लेता है। जो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कल पढ़ रहे थे ना, यस सर। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि हम कैसे क्रॉप को और सॉइल को, पहले हम लोग क्या करते थे, यूरिया डालते थे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। हाँ। यूरिया जब सॉइल में पहुंची तो हम उसको, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा, और प्लांट को हम खाएंगे तो मेरे अंदर भी पहुंचेगा, तो नुकसान हो रहा था, नुकसान हो रहा था ना, नुकसान हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अगर हमारी बॉडी में यूरिया पहुंच रहा है प्लांट के थ्रू तो हमको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस मैम, हेल्थ के लिए हो रहा है, हेल्थ के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि अब जो लोग पढ़े लिखे थे उन्होंने डिस्कवर कर लिया बायो फर्टिलाइजर, यानी साइनोबैक्टीरिया डिस्कवर कर लिए, सॉइल बैक्टीरिया डिस्कवर कर लिए, वो सॉइल बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर दिए। अब उससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पर ये बात पता नहीं है किसी को, हम लोग इन बातों में भरोसा नहीं करते, बस लेके खुरपी जुटे रहते हैं, उसी एक जगह खुदर पुदर करते रहेंगे, पूरा साल बर्बाद कर देंगे, चाहे एक बोरा गेहूं ना बना पाए। हमने, हमारा दिमाग, हम इंटेलिजेंट तब कहलाएंगे जब हम कम टाइम पे कम लागत में ज्यादा पैदावार करें। बात समझ रहे हो? अच्छा बिजनेसमैन कौन है? जो कम खर्चे पे कम खर्च करे और
प्रोडक्टिविटी उसकी ज्यादा हो, यानी आपका आउटपुट कम हो और इनपुट ज्यादा हो, यानी आप समय कम दें पैसा ज्यादा है, तो ये अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी कि नहीं? बात समझो। यस मैम। बस समझ गए ना? तो हम Yes, लोगों में ma'am. क्या है कि हम लोग फर्टिलाइजर पहले मेन्योर गाय का गोबर और फलाना ये सब चीजें यूज करते हैं, और जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाती है तो तुरंत बैक्टीरिया लैब से लाए गए, इंट्रोड्यूस कर दिए, सॉइल फर्टाइल हो गई, फटाफट 10 लोग लग गए, मशीन से बुआई हो गई और गेहूं की पैदावार देख ली गई। हम लोगों के यहाँ पूरा घर लग जाएगा गेहूं की खेती में बोने के लिए कि चलो कल पानी भरना है तो आज निराई करनी है, तो आज बुआई करनी है, तो फिर कल कटाई करनी है। समझ गए? तो क्या हुआ, डिले हो रहा है प्रोग्राम। तो प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो रही है? प्रोडक्टिविटी इसीलिए कम हो रही है क्योंकि पढ़े लिखे ढंग से खेती करना और बिना पढ़े लिखे ढंग से खेती करने में जमीन आसमान का फर्क है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? Yes, ma'am. समझ गए? उसके बाद लिखो पर यूनिट एरिया इन अ गिवन टाइम पीरियड बाय प्लांट। प्लांट्स के थ्रू दिया गया है कि एक गिवन टाइम में एक रोज का प्लांट लगाया है, उसका टाइम डिसाइड कर दिया कि अगर एक रोज एक दिन में 100 प्लांट देता है तो पूरे 30 दिन में इसने कितने प्लांट दिए, तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी हो गई। और अगर एक दिन में 100 दे दिया, पूरे महीने नहीं दिया, तो प्रोडक्टिविटी कम हो गई। बात समझ गए? Yes, ma'am. बात समझ गए ना? Yes, ma'am. given time period by plants during photosynthesis during photosynthesis बात समझ में आ रही है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस it is expressed in term of weight. It is expressed in term of weight. It is expressed in term of weight. In term of weight. It is expressed in term of weight. टर्म ऑफ वेट के ब्रैकेट में लिखना पर ग्राम, और एनर्जी के फॉर्म में लिखना, एनर्जी के फॉर्म में लिखना पर ग्राम को ब्रैकेट क्लोज कर देना, फिर एनर्जी के फॉर्म में लिखना किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर। सॉरी हमको याद नहीं, इधर से लिखना है। मैम ये एनर्जी का, हम ये प्रोडक्टिविटी को एनर्जी से क्यों कर रहे हैं कंपेयर? प्रोडक्टिविटी को एनर्जी से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि प्लांट जितना प्रोडक्शन कर सकता है यही उसकी स्ट्रेंथ है। अगर हम आपसे पूछे आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आप ये सर आ गया, बात समझ गए? अगर हम आपसे पूछे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपका जो आपके अंदर जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वही आपकी स्ट्रेंथ है। आप अगर किसी चीज को रिप्रेजेंट कर पाने में बहुत ज्यादा सक्षम है तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई, तो वो आपकी एनर्जी है। अगर आपकी जैसे आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है तो ये आपकी वीकनेस है। ये वीकनेस है नहीं, कमी है आपके अंदर। ये कमी है, जहां आना चाहिए वहां तो आता है, जहां नहीं आना चाहिए वहां पर भी आएगा, और आएगा इससे निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपका तुरंत सामने आ जाएगा। बात समझ गए? तो अगर हम कहते हैं कि अगर आज के प्रेजेंट टाइम में देखें तो मेरे पास पैसा है तो मेरे पास स्ट्रेंथ है, और अगर पैसा नहीं है तो दिमाग चलना बंद हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि हर काम पैसे से होना है। और अगर वही नहीं है तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो प्लांट अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो किसान तो बेकार हो गया, किसान की स्ट्रेंथ तो खत्म, प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी खत्म। तो अब बचा क्या? वो जो प्लांट तुमने लगाया वो वीड बन गया, यानी खरपतवार बन गया। अब वो गाय ही खाएगी, तुम्हारे खाने लायक बचा नहीं, मेरे खाने लायक बचा नहीं, अनाज उससे निकलेगा नहीं, तो खाएगा कौन? गाय खाएगी। बात समझ गए? यस आ गया। आगे अब लिखो जीपीपी यानी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। जीपीपी ये दूसरी है, इसके अंदर वाला प्राइमरी के पहले उसी के अंदर लिखना है। नहीं, उसी के अंदर फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, इसको ब्लॉक में बंद कर लो। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसको ब्रैकेट में बंद कर लो।
जीपीपी माइनस आर, जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस मतलब लॉट ऑफ अमाउंट, माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बात समझ हमें गए? आर क्या है? रेस्पिरेशन लॉस, रेस्पिरेशन लॉस यानी रेस्पिरेशन में कितना लॉस किया है हमने, तो रेस्पिरेशन मैम में इस अपनी एनर्जी को लॉस। हाँ, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर हमको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो पूरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हम रेस्पिरेशन लॉस को माइनस कर दें तो कितना हमने बनाया, कितनी खपत की हमको निकल आएगी, और नेट हमारा गेन फिर कितना है वो रेस्पिरेशन ये है। एनर्जी हो गई। हाँ, रेस्पिरेशन एनर्जी जो है उसको अगर माइनस कर देते हैं, जैसे हमने कह दिया 10 कुंटल गेहूं बन गया, ठीक है, तो 10 कुंटल गेहूं हमने अगर मेजरमेंट में बताया है तो उसमें माइनस आर करके बताया कि मेरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 10 कुंटल गेहूं है। बात समझ गए? ओके, यस मैम आ गया। बात समझ गए? तो जीपीपी है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अगर भूल जाना तो इसको लिख लो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर यानी रेस्पिरेशन माइनस एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यस मैम लिख